हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है मेडिवल हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। तो क्लास प्रैक्टिस सेट 1 और 2 की हमने कवर कर ली है, जो आपको ऐप पर भी मिल सकती है और यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसके आदेश पर हुआ। तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसके आदेश पर हुआ है। ऑप्शन ए बाबर के आदेश पर, ऑप्शन बी हुमायूं के आदेश पर, सी अकबर के आदेश पर एंड डी जहांगीर के आदेश पर। तो तुजुक ए बाबरी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसका मतलब ये है कि वो पहले से अस्तित्व में था और किसी दूसरी भाषा में था, तब उसका फारसी में अनुवाद हुआ है और किसी शासक के आदेश पर हुआ है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन सी अकबर के आदेश पर ऐसा हुआ है। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद। ओके, तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने स्वयं लिखी थी तुर्की भाषा में। बात आती है अकबर की, तो अकबर ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करवाया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। हुमायूं की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, तो हुमायूं के समय तुजुक ए बाबरी का अनुवाद हुआ है फारसी भाषा में, ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और हुमायूं की अगर शासन काल की बात करें तो हुमायूं अपने पूरे शासन काल में देखा जाए तो संघर्ष करता रहा, संघर्ष से जूझता रहा, तो हुमायूं का कोई संबंध नहीं है। जहांगीर की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन तुजुक ए बाबरी से उसका कोई संबंध नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है, अकबर की महजार घोषणा 1579 का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य जब पूछे, उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन उद्देश्य क्या था। धार्मिक सहिष्णुता, उलेमाओं की शक्ति सीमित करना, दीन इलाही लागू करना, राजपूत नीति मजबूत करना। ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से राइट ऑप्शन क्या है, उत्तर क्या है इसका, स्टूडेंट्स बता सकते हैं। देखिए, अकबर की महजार घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो महजार घोषणा क्या थी, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है। और दूसरा, उसका उद्देश्य था तो था क्या। देखिए, अकबर उलेमाओं की शक्ति सीमित करना चाहता था और अकबर बिल्कुल नहीं चाहता था कि उलेमा वर्ग शक्तिशाली हो या कोई विशेष वर्ग शक्तिशाली हो, क्योंकि अगर कोई विशेष वर्ग शक्तिशाली हो जाएगा तो ऐसे में शासन प्रशासन में बड़ी परेशानियां आ सकती थी। ओके, तो अकबर ने क्या किया कि महजार की घोषणा की और उसने कहा कि कोई भी धार्मिक मामला है और उस धार्मिक मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार खुद मेरा है, स्वयं का है। उलेमाओं की शक्ति को यहाँ पर सीमित किया था अकबर ने, क्योंकि महजार घोषणा का मुख्य उद्देश्य था कि अगर कोई धार्मिक मामले पर निर्णय लिया जाएगा तो शासक ही धार्मिक मामले मामले पर अंतिम निर्णय लेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो महजार घोषणा ये थी। और धार्मिक सहिष्णुता ऑप्शन ए का अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक सहिष्णुता भी अकबर की नीति थी, लेकिन महजार के साथ उसका सीधा उद्देश्य नहीं था। ओके, धार्मिक सहिष्णुता अकबर की नीति थी। अकबर बिल्कुल चाहता था कि उसके क्षेत्र में, उसके साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता जैसी नीति लागू हो, धार्मिक सहिष्णुता जैसे तत्वों को शामिल किया जाए, लेकिन उद्देश्य जो था वो यही था, उलेमाओं की शक्ति को सीमित करना। ओके, और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, कि सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार करना, उनको सम्मान देना, किसी के साथ भेदभाव ना करना धर्म के मामले में। ओके, तो इस तरीके से हम बात कह सकते हैं। दीन इलाही लागू करना कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि दीन इलाही की शुरुआत तो 1582 में हुई थी और महजार की घोषणा हुई थी 1579 में। तो 3 साल बाद हुई है दीन इलाही की शुरुआत। और दीन इलाही क्या वास्तव में एक धर्म था, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। राजपूत नीति मजबूत करना भी अकबर का महजार से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि राजपूत नीति राजनीतिक थी और महजार का इससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न नंबर 3, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार का संबंध किससे था स्टूडेंट्स। ओके, जात और सवार का संबंध किससे था। तो यहाँ पर हम समझेंगे जात क्या होता है और सवार क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड
2 3 4, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद और सैनिक संख्या से। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। जात और सवार का संबंध किससे था, तो पद और सैनिक संख्या से था। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स बता दूं आपको, जात अगर किसी मनसबदार के पास होती थी, जात, ओके, मनसबदारी व्यवस्था में जात अगर आप कहते हैं कि 5000 जात, ओके, इसका मतलब क्या, 5000 जात, तो इसका मतलब है ये मनसबदारी व्यवस्था में उस अधिकारी की रैंक होती थी। क्या होती थी, रैंक बोले या ओहदा बोले, ओके, या मंसूबा बोले, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, या पद कहें, ओके, या मनसूबा भी बोलते हैं इसको। तो जात का मतलब ये होता है कि 5000 जात का मतलब है किसी की 4000 जात होगी, 4000 जात है, इसका मतलब क्या है, रैंक कम है। 5000 जात का मतलब है रैंक ज्यादा है, ओके, पद बड़ा है। अगर हम बात करते हैं सवार की, तो मनसबदारी व्यवस्था में सवार का मतलब होता था किसी अधिकारी के पास के कितने सवार हैं। मान के चलते हैं 2000 सवार या 200 सवार हैं, तो 200 सवार का मतलब ये हो गया कि उसके पास घुड़सवारी यानी घुड़सैनिक कितने होंगे, ओके, घुड़सैनिक। घुड़सैनिक का मतलब जानते हैं ना, जो घोड़े पर बैठे होते हैं सैनिक, पैदल सैनिक की बात नहीं हो रही, घुड़सैनिक कितने हैं, मतलब 200 घुड़सवार हो सकते हैं उसके पास, ओके, 200 क्या हो सकते हैं, घुड़सवार, इसका मतलब ये है। तो मनसबदारी व्यवस्था को हम चर्चा कर चुके हैं, वेतन और पद से कोई मतलब नहीं है। वेतन मनसबदारी व्यवस्था में जो है बहुत यूज करने वाला शब्द है, पद तो होता ही है। भूमि और कर की अगर हम बात करते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। धर्म और सेना से इसका कोई संबंध नहीं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखिए, अकबर के काल में भूमि मापन की इलाही गज प्रणाली किसने विकसित की थी। तो भूमि मापन की इलाही गज प्रणाली किसने विकसित की थी, अबुल फजल ने, टोडरमल ने, फैजी ने, बदायूं ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, टोडरमल ने की थी। और इस क्वेश्चन की भी चर्चा हम कर चुके हैं कि भूमि मापन प्रणाली इलाही गज क्या है के बारे में। और टोडरमल कौन थे, अकबर के समय में एक वित्त मंत्री थे, ओके। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो टोडरमल हो जाएगा। और भूमि राजस्व व्यवस्था से डायरेक्ट जुड़े हुए थे टोडरमल, ओके। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर हम बात करते हैं अबुल फजल की, तो अबुल फजल एक इतिहासकार थे। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। और भूमि मापन प्रणाली के विकासक नहीं थे, उन्होंने इसका विकास नहीं किया था। टोडरमल ही सही उत्तर है, क्योंकि टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे और उन्होंने ही इलाही गज द्वारा भूमि मापन और जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो सब विकसित इन्होंने ही की थी, यानी कि इनकी सिफारिश तो हुई थी। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं फैजी, तो फैजी कवि और विद्वान थे। प्रशासनिक भूमि सुधार से इनका कोई संबंध नहीं था। बदायूंनी, ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं, तो बदायूंनी इतिहासकार थे। भूमि मापन प्रणाली से भी कोई इनका संबंध नहीं था, ओके स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 5 पर। तारीख ए फिरोज शाही की लेखक, ओके। प्रश्न नंबर, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर है, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, अच्छे नंबर मिलेंगे। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक ज़ियाउद्दीन बरनी को मुगल काल में किस ग्रंथ से जोड़ा जाता है, बाबरनामा से, अकबरनामा से, फतहपुर सीकरी विवरण से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं। तारीख ए फिरोज शाही का संबंध किससे था, बताइए जल्दी से। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि किसी से भी कोई संबंध नहीं था। बाबरनामा बहुत बाद में, अकबरनामा बहुत बाद में, फतेहपुर सीकरी बहुत बाद, ये सब मुगल काल से जुड़ा हुआ है, दिल्ली सल्तनत से जुड़ी बात है। तो अगर हम बात करते हैं बाबरनामा की, देखिए बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और इसका लेखक ज़ियाउद्दीन बरनी नहीं है। अकबरनामा की अगर हम बात करें, तो अकबरनामा तो अबुल फजल ने लिखी थी, तो इसका भी बरनी से कोई संबंध नहीं है। फतेहपुर सीकरी जैसा विवरण तो मुगल काल में कोई ऐसा ग्रंथ है ही नहीं। और रही बात इनमें से कोई नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ज़ियाउद्दीन बरनी तो दिल्ली सल्तनत काल के इतिहासकार थे। ज़ियाउद्दीन बरनी की अगर हम बात करें, तो दिल्ली सल्तनत काल के इतिहासकार थे, मुगल काल में इनका कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जुड़ा है, ओके। तो प्रश्न नंबर आते हैं 5 के बाद 6 पर। जहांगीर के शासनकाल में जंजीर ए अदल की बात करते हैं। जंजीर ए अदल का मुख्य उद्देश्य क्या था, जंजीर ए अदल का।
कर संग्रह, न्याय की प्रत्यक्ष व्यवस्था, सैन्य नियंत्रण, व्यापार विनियमन। बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं स्टूडेंट्स आप। और आपको मैं बता दूं, अगर आप क्लास यूट्यूब पर कर रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके स्टूडेंट्स, और शेयर तो जरूर ही कीजिए। तो जहांगीर के शासन काल में जंजीर ए अदल का उद्देश्य क्या था? हम समझ सकते हैं, उद्देश्य हमने देख लिया है क्या है, और इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं। जहांगीर के शासनकाल में जंजीर ए अदल का उद्देश्य, देखिए कर संग्रह से इसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि कर वसूली जंजीर ए अदल से डायरेक्ट संबंध नहीं रखती है, कोई संबंध नहीं है। न्याय की प्रत्यक्ष व्यवस्था ही सही आंसर होगा, क्योंकि जंजीर अदल का जो आम जनता थी वो सीधे सम्राट तक अपनी न्याय की फरियाद कर सकती थी। जंजीर अदल का मतलब है जहांगीर ने अपने जो किला था उसके बाहर एक जंजीर अदल लगवाई थी, और किसी को न्याय चाहिए था, कोई न्याय की गुहार करता था या न्याय की फरियाद करता था, तो वो वहीं जाता था और जंजीर पकड़कर खड़ा हो जाता था। तो ऐसे में क्या था, उसको न्याय तुरंत या त्वरित दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था किसने की थी? जहांगीर ने की थी। सैन्य नियंत्रण से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि सैन्य अनुशासन या नियंत्रण के लिए नहीं बनाई गई थी। और अगर हम बात करते हैं व्यापार विनिमय की, तो व्यापार विनिमय से भी इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है न्याय की प्रत्येक व्यवस्था ही है। ओके, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। शाहजहां के काल में निर्मित मयूर सिंहासन किस धातु से जुड़ा था? और यहाँ पर समझेंगे कोई ऐसी धातु थी जिससे मयूर सिंहासन का सीधा संबंध है, यानी कि कौन सी धातु से मयूर सिंहासन बना था? तो इसका जो राइट आंसर है चांदी, तांबा, सोना, लोहा। ऑप्शन सी सोने से बना था मयूर सिंहासन। ओके, तो सोना इज राइट आंसर है। ऑप्शन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बढ़ते हैं अगले, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए चांदी बहुत कीमती धातु थी, लेकिन चांदी का संबंध डायरेक्ट मयूर सिंहासन से नहीं था। अगर सोना है तो सोने से ही मयूर सिंहासन का ज्यादा भाग बना हुआ था और बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों से जुड़ा हुआ था। लोहे का तो प्रयोग ही नहीं हुआ है ओके सिंहासन में, तो इस तरीके से लोहा तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है इबादत खाना से जुड़ा हुआ, और इबादत खाने के बारे में हम पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। इबादत खाना कहाँ स्थित था? तो ऑप्शन ए आगरा, बी लाहौर, दिल्ली एंड डी फतेहपुर सीकरी इज राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी इसका लास्ट बेहतरीन उत्तर है। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। ओके, फतेहपुर सीकरी ही क्यों है ऐसा समझ लेते हैं इसको भी। देखिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है, इसमें कोई शक नहीं है। और इबादत खाना का मतलब क्या था? अकबर ने बहुत सारे धार्मिक गुरुओं को बैठालता था। अकबर के अगर हम बारे में बात करें तो एक तरीके से धार्मिक चर्चा स्थल था इबादत खाना। और यहाँ पर अकबर के समय बहुत सारे धार्मिक गुरु इस स्थान पर बैठते थे, चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचते थे। ओके, और इस तरीके से इबादत खाना का मतलब किससे है? धार्मिक चर्चा स्थल से। राइट आंसर यही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में है, जैसे कि हमने आपको बताया। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने नूरजहां जुंटा को राजनीतिक शक्ति दी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, जहांगीर में ही, क्योंकि जहांगीर के समय में ही नूरजहां जुंटा बहुत शक्तिशाली था और इसका संबंध किससे है? जहांगीर से। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा क्यों था? देखिए नूरजहां जुंटा की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या चीज थी, क्या व्यवस्था थी, तो इसको समझिए। देखिए मुगल शासकों के समय अलग अलग दल बनते थे, अलग अलग वर्गों के हाथ में शक्तियां पहुंच जाती थीं। जैसे अकबर के शासनकाल में भी एक औरतों का, एक महिलाओं का जुट बन गया था, एक ग्रुप बन गया था। ओके, और अकबर का काफी लंबा समय देखा जाए तो उस जुट के अधीन रहा था। अकबर अपने डिसीजन नहीं ले पाता था। तो ऐसे ही जहांगीर के समय में भी एक गुट था, एक जुट था, और जहां पर वो शक्तिशाली था। तो अकबर से अगर हम बात करते हैं तो नूरजहां का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था। अकबर के समय में ऐसा नूरजहां से जुड़ा हुआ कोई भी गुट नहीं मिलता है। शाहजहां के समय में भी ऐसा कोई गुट नहीं था, क्योंकि जो नूरजहां जुट था वो शाहजहां के समय में आते आते वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, उसका प्रभाव ही समाप्त हो गया था। जहांगीर के काल में नूरजहां, जो नूरजहां है उनका एक गुट था जिसे बोलते हैं नूरजहां जुट। ओके, यह जुंटा कहते हैं।
और इस जो गुट है या ग्रुप है या जुंटा है, इसमें नूरजहां, आशफ खां, खुर्रम ये शामिल थे और इस तरीके से ये पूरा गुट बना और वास्तविक राजनीतिक शक्ति इन्हीं के हाथ में थी। औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब ने दरबारी गुटों को महत्व नहीं दिया था बिल्कुल भी, और इसका नूरजहां जुंटा से कोई भी संबंध नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में यदि किसी मनसबदार की जात 3000 और सवार 2000 है तो इसका वास्तविक मतलब है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसको भी समझते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखिए जैसा कि हमने पिछले एक सवाल में बताया था आपको, पद 3000 और सैनिक 3000 क्या मतलब है। देखिए जात का मतलब क्या है क्लियर कर दिया है, सवार का मतलब क्या है ये भी क्लियर कर दिया है। जात का मतलब होता है रैंक से, कि उसकी व्यवस्था से, उसका ओहदा से या मंसूबा से, मैंने आपको बताया था, या हम कहें पद से, या हम कहें मंसूबा से, अगर हम कहें ओहदा से। ओके, तो ये सब किसका मतलब है, ये जात का मतलब है, ये उसका किसी अधिकारी का ओहदा क्या है, तो 3000 का ओहदा है। ओके, अगर हम बात करते हैं सवार की, तो सवार का मतलब होता है घुड़सवार से, तो पद 3000 हो जाएगा और घुड़सवार 2000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था पिछले सवाल में भी। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रश्न नंबर 11। ओके, दाग प्रणाली और चेहरा प्रणाली, और ये किसके समय में जो है सबसे पहले लागू की गई थी, आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक तरीके से सैनिकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए ये प्रणाली लागू की थी। भूमि मापन से इसका संबंध है, सेना में भ्रष्टाचार रोकना, कर संग्रह बढ़ाना, धार्मिक नियंत्रण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सेना में भ्रष्टाचार रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था दाग प्रणाली का। और चेहरा प्रणाली, प्रश्न नंबर 12, अकबर की राजस्व व्यवस्था में दहसाला प्रणाली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और दहसाला प्रणाली के बारे में भी हम समझा चुके हैं आपको, और बहुत बेहतर तरीके से ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, लैंग्वेज देखिए कैसे चेंज हो रही है, प्रश्न वही है। और 1 वर्ष की औसत उपज, 10 वर्ष की औसत उपज, तत्काल फसल मूल्य, किसान की इच्छा। तो अगर हम बात करते हैं दहसाला का मतलब होता है 10 साल। ओके, दहसाला का मतलब होता है 10 साल, तो 10 साल अ, या कह सकते हैं 10 वर्ष की औसत उपज को देखा जाता था, और उसी उपज के आधार पर मूल्य को निर्धारित किया जाता था, कह सकते हैं भूमि कर को निर्धारित किया जाता था। ओके, तो ये दहसाली व्यवस्था थी मुगल काल पे। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तरीके से 10 वर्ष की औसत उपज। ओके, 1 वर्ष की औसत उपज से कोई संबंध नहीं था, 10 वर्ष की औसत उपज से ही संबंध था, और 10 वर्षों की कीमत के आधार पर, उपज के आधार पर ही लगान तय किया जाता था। तत्काल फसल मूल्य का इससे कोई संबंध नहीं है, किसान की इच्छा से इसका कोई संबंध नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मुगल इतिहास का आधिकारिक दरबारी इतिहास नहीं है। अकबरनामा का संबंध तो मुगल काल से ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बादशाहनामा तो जो कि जहांगीरी का भी संबंध मुगल काल से ही है। तारीख ए फिरोज शाही एंड बादशाहनामा, तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ इसमें, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बताइए जल्दी से क्या है, डी, तारीख ए फिरोज शाही का संबंध मुगल काल से नहीं है, या मुगल इतिहास का आधिकारिक दरबारी इतिहास नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर किस तरीके से है, अगर हम बात करते हैं अकबरनामा की, तो देखिए अकबरनामा अकबर का एक आधिकारिक दरबारी इतिहास है। ओके, अकबर की जीवनी के बारे में, अकबर की घटनाओं के बारे में बहुत सारी चीजें अकबर से जुड़ी हुई बातों को बताता है, और अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, पिछले सवालों में बता चुके हैं। बादशाहनामा की अगर हम बात करते हैं, तो शाहजहां के शासन काल का आधिकारिक इतिहास है। शाहजहां के शासन काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, शाहजहां के जीवन से संबंधित बातें बादशाहनामा में है। तो जो कि जहांगीरी का संबंध आप जानते हैं, जहांगीर की आत्मकथा है, मुगल काल का जो है कोई प्रामाणिक दरबारी स्रोत जो है माना जाता है, और जहांगीर मुगल काल से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं। तारीख ए फिरोज शाही का संबंध नहीं है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही, और इसका दिल्ली सल्तनत काल से सीधा संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, मदद ए मास
मदद ए मास अनुदान किसे दिया जाता था? सैनिकों को, व्यापारियों को, विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को, किसानों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए स्टूडेंट्स को, आप कमेंट बता सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों। ठीक है, मदद ए मास। अब मदद ए मास की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है ये? सैनिकों को वेतन मिलता था, मदद ए मास नहीं मिलती थी, इसलिए सैनिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यापारियों को, तो व्यापारियों के लिए अलग नीतियां थी, अनुदान उनके लिए नहीं था। और अगर हम बात करते हैं विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को, तो ये बिल्कुल सही है। मदद ए माश के अंतर्गत उलेमा आते थे, विद्वान आते थे, सूफी आते थे, धार्मिक व्यक्ति आते थे, उनको भूमि या नगद अनुदान दिया जाता था। भूमि भी दे सकते थे और अनुदान भी, तो इसे बोलते हैं मदद ए मास। ओके, इस तरीके से हम कह सकते हैं। किसानों को नहीं, किसानों को राजस्व जो है राजस्व में राहत मिलती थी, अनुदान नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मदद ए मास। मतलब लगता है कि उलेमाओं ने बेहतर काम किया है अपने क्षेत्र में, ओके, या शासन प्रशासन से संबंधित काम बेहतर किया है, तो उनको कुछ भूमि का हिस्सा दे दिया जाता था। इस तरीके से उसे मदद ए मास बोलते हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 14 भी क्लियर हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं, इजारेदारी प्रथा। देखिए, इजारेदारी प्रथा को आप अम, आधुनिक काल में भी समझेंगे, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। तो इसका संबंध किससे था? सैनिक भर्ती से, कर ठेकेदारी से, भूमि मापन से, धार्मिक कर से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक भर्ती से इजारेदारी प्रथा का संबंध नहीं था, किससे था? कर ठेकेदारी से था, भूमि मापन से भी नहीं था, धार्मिक कर से। इजारेदारी प्रथा का दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, या इसको हम बोल देते हैं स्थायी बंदोबस्त। ओके, स्थायी बंदोबस्त। ये क्या था? एक्चुअली इसमें जो है इजारेदारी प्रथा में शासक, ओके, या कहें शासन, एक ऐसे व्यक्ति से समझौता करता था जो भूमि कर की वसूली करके उनको एक उचित समय पर दे सके, ओके, या एक तय समय पर दे सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इजारेदारी व्यवस्था का संबंध उसी के साथ था। तो प्रश्न नंबर जो 15 है, इसमें अगर हम बात करते हैं सैनिक भर्ती के साथ कोई संबंध नहीं था। इजारेदारी प्रथा में कर वसूली का ठेका किया जाता था किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, और उस व्यक्ति से कुछ शर्तें तय की जाती थी, और एक नियमित समय पर उस व्यक्ति को कर की वसूली कर कर शासन को देना होता था। ओके, तो इसे बोलते हैं इजारेदारी प्रथा। भूमि मापन की अगर हम बात करते हैं, तो वो दहशाला बंदोबस्त जानते ही आप, टोडरमल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। धार्मिक कर का इससे कोई संबंध नहीं है। धार्मिक कर की अगर हम बात करते हैं, जैसे जजिया, जजिया एक धार्मिक कर था, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। साइंस एजुकेशन अकेडमी का ये जो प्रैक्टिस सेट था 3, ये कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, प्रश्न 15 हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। एजू अकेडमी के नाम से ऐप है, जिसमें आपको बहुत सारी एक तरीके से सुविधाएं मिलने वाली हैं। शाह एजुकेशन अकेडमी का ऐप है, और इस ऐप पर आपको मिलने वाले हैं फ्री टेस्ट। ओके, फ्री टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और अगर आप चाहें तो बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ संभलकर, फ्री टेस्ट। ओके, बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, ओके, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट अब जब आप देंगे तो आप अपने रैंक को भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। इसके अलावा आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट भी है साइंस एजुकेशन अकेडमी की। इसके अलावा आप इन क्लासेस को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट का लिंक एंड ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, और उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।